नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के सवाल में। और आज का सवाल है कि यूपी में दलितों का नेता कौन? नाम आते हैं दो निकल कर, आकाश और चंद्रशेखर। हमारे साथ मौजूद हैं अमन सर। सर, ये दो बड़े चेहरे निकल कर सामने आ रहे हैं, आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद। कौन सा चेहरा लगता है कि आगे चलकर दलितों को अपनी ओर खींच पाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर जो सियासी ज़मीन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बड़ा उसका अपने आप में अलग हिसाब हो जाता है क्योंकि बाकी देश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों में बड़ा अंतर है और यहाँ पर अगर हम दलित वोट बैंक, दलित राजनीति की बात करें तो उसमें कई नाम ऐसे रहे हैं जो बड़े धुरंधर रहे हैं, बड़ा नाम उन्होंने कमाया इसमें, चाहे कांशीराम की बात की जाए या फिर मायावती की बात की जाए, ये बड़े और मजबूत चेहरे रहे हैं दलित राजनीति के। और अब जबकि मायावती का जो कद है लगातार कमज़ोर हो रहा है, लगातार वो जो रैलियाँ पहले करती थी, जिस तरह से पहले सक्रिय रहती थी, वैसा कुछ अब नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मेरे बाद मेरी पार्टी को एक तरीके से मेरा भतीजा आकाश आनंद सँभालेगा, तो इसके बाद तमाम सारे कयास लगने शुरू हो गए कि क्या वाक़ई आकाश आनंद के अंदर वो काबिलियत है कि बसपा को लेकर आगे बढ़ सके और दलितों का एक बड़ा चेहरा बन सके। वहीं आपने दूसरा नाम लिया चंद्रशेखर आज़ाद का, जो इस समय आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, भीम आर्मी को भी उन्होंने ही गठन उसका किया था। तो ऐसे में जो युवा हैं वो खासकर आज़ाद को बहुत पसंद करते हैं दलित, क्योंकि जब भी कहीं कुछ ऐसी घटना घटती है जो कई तरह के सवाल खड़े कर सकती है, दलितों पर अत्याचार की बात होती है, तो वहाँ पर आज़ाद सबसे पहले पहुँच जाते हैं या उनकी टीम वहाँ पर पहले पहुँच जाती है और ज़मीनी स्तर पर जो संघर्ष जिस तरह से होना चाहिए वैसा आज़ाद करते हुए नज़र आते हैं। कई बार जेल जा चुके हैं और कई मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ चुके हैं, कई मुद्दों को उठा चुके हैं। इसीलिए दलितों का अगर वोट बैंक की बात की जाए या दलितों में जो युवा वोट बैंक की बात की जाए, वो कम से कम आज़ाद के समर्थन में नज़र आता है। वहीं आकाश आनंद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उतना प्रभाव उनका नजर आता नहीं है क्योंकि जमीनी स्तर पर उन्होंने ऐसा काम किया नहीं है। मायावती के भतीजे हैं, एकमात्र पहचान उनकी ये रहती है, लेकिन जिस तरह से वो आज़ाद को लेकर तमाम सारे बयान देते हैं, तो ऐसे में अभी उनको खुद को साबित करना है, खुद को जो है मजबूत करना है। तो उससे पहले अगर आज़ाद के ऊपर आप इस तरह के सवाल उठाओगे तो कहीं ना कहीं जो आकाश आनंद की अपनी पहचान है वो बनने से पहले ही खत्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ मायावती के भतीजे के तौर पर जाने जाते हैं। जमीनी संघर्ष क्या होता है उन्होंने ये देखा नहीं है। लेकिन आज़ाद जैसे नेता जो जिनको टाइम्स मैगज़ीन जो है जो 50 उभरते हुए चेहरों में शामिल करती है और जिस तरह से उन्होंने कई तरह के मुद्दे उठाए, आपने देखा हापुड़ वाला मामला उठाया, रामपुर में जब दलित के लड़के की हत्या होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे आज़ाद जो लगातार अपनी बातों को मुखर होकर रखते हैं, तो जो दलित युवा है खासकर वो आज़ाद में कहीं न कहीं उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और जो कहते हैं दलितों के मसीहा के तौर पर देखने की जो एक कवायद है उसमें उनको जोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए अगर दोनों का कंपैरिज़न किया जाए, दोनों का तुलना की जाए, तो यहाँ पर आज़ाद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हुए जो आज़ाद हैं वो आकाश आनंद पर नज़र आएँगे। तो सर, ये मान लिया जाए कि आजाद जो आरोप हमेशा आनंद पर लगाते आए हैं कि ये सिर्फ अपनी बुआ की वजह से जी, यहाँ तक है। अभी जितने भी ये खड़े हैं, जितने दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ बुआ की वजह से दिखाई जी, दे रहे हैं। यदि मान लीजिए फ्यूचर में मायावती राजनीति से संन्यास ले लेती हैं, वो राजनीति पूरी तरह से छोड़ देती हैं, जैसे आपने मेंशन करा जी। कि वो अब किसी रैली में नजर नहीं आती, किसी जनसभा को संबोधित नहीं करती, कहीं भी ज्यादा उनकी चर्चा भी नहीं होती। यदि आगे चलकर मायावती बिल्कुल अलग हो जाती है राजनीति से, तो क्या आकाश आनंद का जो राजनीतिक करियर है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? देखिए, नगीना में आज आकाश आनंद पहुँचे थे, वहाँ पर जो रैली उन्होंने की, संबोधित लोगों को किया, ज़ाहिर बात है कि वो उनको वो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो रखने चाहिए थे, किन-किन मुद्दों पे बसपा को आगे बढ़ना, वो रखने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने अपना जो भाषण था, वो चंद्रशेखर आज़ाद के आस-पास रखा, उनको उनकी आलोचना करते हुए रखा और तमाम तरह से उनको क्रिटिसाइज़ किया कि इनको जो है इंडिया गठबंधन ने नहीं पूछा, तो अब मजबूरी में अपनी पार्टी से उतरना पड़ता है, उधार के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तमाम सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन देखिए, आज़ाद कम से कम खुद की एक पहचान बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान में कई सीटों पर देखा गया, चाहे लगभग 30 सीटों की बात है, जहाँ पर जो मायावती से भी आज़ाद समाज पार्टी को ज़्यादा वोट मिले। 2-3 सीटें ऐसी थी जहाँ पर नंबर 2 की पोज़ीशन पे रहे। तो ये बताता है अपने आप में कि
अब आजाद समाज पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। राजस्थान में 5 सीटें ऐसी जहाँ पर आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। खुद आजाद जो है वो नगीना सीट से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो पहचान की बात हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आजाद जैसे नेता जो संघर्ष करते हैं, मजबूती से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, उनकी पहचान खुद ब खुद बनती चली जाती है। लेकिन आकाश आनंद को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, क्योंकि राजनीति में ठीक से उनको कह सकते हैं उतारा भी नहीं गया है। लेकिन उससे पहले ही सिर्फ आजाद के ऊपर फोकस रखने का मतलब ये है कि वो अपना जो कॉम्पिटिटर है वो आजाद को मानकर चल रहे हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई अपनी छोटी करते हुए नजर नहीं आ रहा? आपने कहा कि मायावती जिस तरह से अब उतनी नजर नहीं आती, जाहिर बात है। देखिए अगर हम 2012 तक की बात करें तो मायावती बहुत प्रभावशाली नजर आती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन 2012 के बाद से जिस तरह से उनकी लोकप्रियता घटी है, 14 में एक भी सीट नहीं मिलना, 17 में भी बुरी स्थिति होना, 19 में भी उनको जो कह सकते हैं सपा के साथ लड़कर 10 सीटें मिलना, 22 में एक विधानसभा मिलना, ये बताता है कि जो वोट बैंक था वो लगातार कमजोर हुआ है, लगातार खत्म हुआ है उनके पास से। ऐसे में अगर आकाश आनंद इस तरह की बयानबाजी करेंगे, इस तरह का जो दूसरे जो नेता हैं उन्हीं के कह सकते हैं कि पार्टी को कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मायावती मुझे बुलाएंगी तो मैं जरूर जाऊंगा, उनके खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति को सीमित करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि मुख्य जो मुकाबला है उत्तर प्रदेश के अंदर वो आजाद से ना होकर मेरे ख्याल से बीजेपी से होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अपने आप को छोटा करके सिर्फ आजाद तक सीमित कर रहे हैं, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई आकाश आनंद राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं या सिर्फ आजाद के ऊपर जो बयानबाजी करना ही उनका अब एकमात्र मकसद नजर आता है। सर आपके लिए क्या लगता है कि ये दोनों आपस में लड़ झगड़ कर जो दलित हैं उनको ही आपस में बांट रहे हैं? जैसे मैं आज के ही एक बयान की बात करूं, आकाश आनंद का बयान सामने आया कि आजाद जो है हमारे युवाओं को सड़कों पर लेकर जाते हैं, उनसे प्रदर्शन करवाते हैं, फिर उनको जेल में डलवा देते हैं। और हमने कभी ऐसा नहीं करा, हमारी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं करा, हमने हमेशा दलितों के हित के बारे में सोचा, उनके फायदे के बारे में सोचा। तो ऐसे में आकाश आनंद का जो आरोप है आजाद के ऊपर वो कितना सही है? देखिए अभी मायावती का दौर है और जाहिर बात है कि अब तक उनका दौर अच्छा रहा है, लेकिन भले ही 8-10 साल से उनका दौर खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा है, कम होता हुआ नजर आया, लेकिन आकाश आनंद को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। देखिए दूसरों के भरोसे आप चीजों को लेकर नहीं जा सकते। मायावती ने भले ही आपको प्लेटफॉर्म दिया हो, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी भूमि को खुद सींचना पड़ेगा। आपको याद हो कि कांचीराम ने जिस तरह मायावती को चुना, मायावती ने पूरी तरह जमीनी स्तर पर काम किया, लेकिन वैसा काम आकाश आनंद करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है आने वाले कह सकते हैं राजनीति की अगर हम जमीन की बात करें। क्योंकि यहाँ पर देखिए खुद को तराशना जरूरी है, खुद को मजबूत करना जरूरी है। अगर आपस में आप इस तरह से लड़ाई करेंगे तो जाहिर बात है कि वोटों का बंटवारा होगा और इससे तीसरी पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर यही बात कही गई है कि मायावती ने अगर बाकी अपना उत्तराधिकारी चुनना था तो जो आजाद ने भी ये बात कही कि उनको चुना जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर संघर्ष किया है, लेकिन उन्होंने भी अपनी परिवारवाद की जो राजनीति उसको आगे बढ़ाने का काम किया है और अपने भतीजे को एक तरीके से बिना कुछ करे यानी कि बिना कुछ संघर्ष किए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि मायावती भी अब परिवारवाद की जो राजनीति है उसी के ढर्रे पर चलती हुई नजर आती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर आजाद एक बड़ा चेहरा बनकर जरूर उभर रहे हैं, भले ही आज नहीं तो कल उनको बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आने वाली है। लेकिन आकाश आनंद जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अपना करियर वो शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि उसको डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं, कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद को एक बेहतर राजनीति करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अगर जेल जाने का मौका भी आए तो जेल भी जाना चाहिए, क्योंकि जेल जाने की जहां तक बात है तो हमारे देश के राजनेताओं का इतिहास रहा है, चाहे वो गांधी जी हो, नेहरू हो, तमाम बड़े बड़े नाम हो, वो भी जेल गए। और देखिए संघर्ष के बिना कभी भी आपकी राजनीतिक जो जमीन है वो मजबूत नहीं हो सकती। आप एसी के रूमों में बैठकर जो है तपती दोपहरी की बात नहीं कर सकते। आपको उस तपती दोपहरी में उतरना पड़ेगा, लोगों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप जो मायावती हैं, कांशीराम है या फिर आजाद हैं वैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बयानबाजी देकर आप चीजों को बेहतर नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से आकाश आनंद को मायावती से जरूर सीखना चाहिए, जो उनकी बुआ है। अगर वो इतने बेहतर मुकाम पे चीजों को लेकर जा सकती है तो आकाश आनंद को भी अब इसकी शुरुआत कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दूसरों के ऊपर बयानबाजी करके आप खुद की राजनीति को बेहतर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, जैसा सर ने बताया, अमन सर ने, कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीति चल रही है, आकाश आनंद
आजाद पर आरोप लगा रहे हैं, आजाद आकाश आनंद पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें दलित ही कहीं ना कहीं पिस कर रह जाएंगे और जो सत्ता में पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या आगे चलकर भी जो भी पार्टी आएगी, वो इसका पूरी तरह से फायदा उठा लेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप दलितों का नेता किसको देखते हैं, आकाश आनंद के लिए या फिर आजाद के लिए। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।